सभी से अनुरोध, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी साथी हमारा खड़ा ना रहे, सभी बैठ जाएं। हमारे बीच हमारे माननीय जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर जी पहुंचे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे असंख्य विधायक, लोकप्रिय विधायक, युवा साथी भाई योगिंदर राणा जी पहुंचे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के प्रभारी और आज के वक्ता भारत भूषण जी जुवाल भाई, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई वेदपाल जी, हमारे नीलोखेड़ी के विधायक भाई भगवान दास जी कबीरपंथी और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि कविंदर राणा जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिनको सुनने के लिए आप बड़ी देर से आतुर हैं। मैं आप सभी का इस मंच पर पहुंचने पर अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और करनाल नगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और मैं इसी के साथ अनुरोध करूंगा कि माननीय जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित अतिथि जो मंच पर उपस्थित हैं, दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की विधिवत प्रारंभ करें। अगर कोई नाम नहीं समझ आ रहा, एक बार मान लो नजर। हमारे बीच जो स्वतंत्रता पैरारी के नाते से उपस्थित हैं, आदरणीय ओम प्रकाश अत्रेजा जी, श्री परमानंद खुराना जी, सरदार जीत सिंह जी, रेमल दास जी के परिवार से उपस्थित हैं, आदरणीय प्रवीण गुलाटी जी, जो कि खानचंद जी गुलाटी के सुपुत्र हैं और जिनके मैंने बताया था अभी कि 11 एक ही परिवार के 11 लोग आपातकाल में अंदर रहे, जिनमें 4 बच्चे और 5 महिलाएं भी थी। ऐसे ही हमारे बीच सरदार त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। सरदार त्रिलोचन सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं। हमारे बीच में मोहिनी देवी जी, प्रेम अरोड़ा जी, महानुभाव के नाम ले रहा हूं, महेंद्र जी, तुलसी रानी जी, महासिंह जी। हमारे बीच, जैसा कि मैं नाम पढ़ रहा था, हमारे बीच जो लोकतंत्र के प्रहरी के नाते से उपस्थित हैं, मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री के से उनका सम्मान, उन्हें शाल ओढ़ करके उनका सम्मान कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, माननीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध है कि कृपया नीचे पंक्ति में बैठे बैठे ही करें ताकि समय का बचत हो सके। उनको एक अंगवस्त्र से उनका सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन्हीं के मध्य जा रहे हैं। सभी शांति से बैठे रहेंगे। हमारे जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, वो कितने भाव से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और वो अपने मन की पीड़ा को हल्का कर पाएं, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। उनका सम्मान, उन्हें 50 वर्ष पहले जिस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, मैंने बताया कि 19 मास इन्हें जेल में रह करके ये झुके नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन्होंने जेल में रहना स्वीकार किया। ऐसे परिवार हमारे मध्य हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। फोटो ले लें, ये सारे नाम हमारे बीच।
मैं हमारे जो साथी हैं लोकतंत्र के प्रहरी हैं वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और स्वागतीय उद्बोधन रखें। माननीय जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर जी। भारत माता की। बारिश में आप इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं और जोरदार नारे के साथ एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये पता है कि आप लोग इतनी मेहनत बारिश करके में आए हो, तो एक जोरदार नारे के साथ ये आवाज पूरे करनाल में गूंजनी चाहिए। भारत माता की। धन्यवाद। आज हमारा सौभाग्य है कि अतीत में जो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ उससे अवगत करवाने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका मैं करनाल पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल की ओर से सभी नागरिकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमारे बीच में हमारे जिले के प्रभारी भारत भूषण जोवाल जी पहुंचे हैं, उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे जिला के माननीय विधायक श्री योगिंदर राणा जी, माननीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री वेदपाल जी और हमारी करनाल की महापौर बहन रेणुबाला गुप्ता जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि के नाते से काम देख रहे हैं आदरणीय कविंदर राणा जी, आप सब यहाँ पर पहुंचे हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। आज हमें एक अवसर मिला है कि हमारी युवा पीढ़ी को 1975 में लगाए गए आपातकाल में जिसे आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को उस काले अध्याय के बारे में जानकारी दे सकें, उससे देश में हुए प्रभावों के बारे में हमारी युवा पीढ़ी जाने कि आजकल जो लोग संविधान की किताब को हाथ में पकड़कर दिखा रहे हैं उन्होंने सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी, इसकी जानकारी हमारी युवा पीढ़ी को दी जा सके। मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी। उनका वो ऐसे ऊर्जावान हैं, उन्हें देखते ही ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की। आज हम सब संविधान हत्या के 50 वर्ष पूरे होने पर जो देश में गुलामी के बाद जब ये देश अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ और उस स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के नायकों ने अपने महाबलिदान दिए, उन लोगों ने महाबलिदान इसलिए दिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। जो अत्याचार हम सह रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर वो अत्याचार ना हो। उन्होंने अपने बलिदान इसलिए नहीं दिए थे कि मेरे परिवार से कोई व्यक्ति बनेगा या मेरा परिवार सुखी रहेगा या मेरे परिवार का सदस्य कोई चुनाव लड़ेगा, ये सोच करके उन्होंने बलिदान नहीं दिए। उन्होंने बलिदान इसलिए दिया कि हमारी आने वाली पीढ़ियां वो सुरक्षित रहें, वो भी खुली हवा में सांस लें, उनके ऊपर भी कोई अत्याचार ना हो। जो यातनाएं हमने सही हैं वो यातनाएं वो न सहें। उस कारण से उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं।
और उस आजाद भारत के अंदर वो दौर वो 1975 में देखने को मिला, उससे भी बड़ा दौर देखने को मिला। इतना बड़ा अत्याचार जिस संविधान के, उस हत्या संविधान के 50 वर्ष हम पूरे होने पर आज 71 हुए हैं। आज हम उस दौर को याद कर रहे हैं कि आजादी के बाद अपने स्वार्थ के लिए ये दौर दोबारा खड़ा ना हो। आज इस अवसर पर हमारे असंध के विधायक, पूर्व में जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारे नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, हमारे जिला के प्रभारी जिन्होंने अभी अपना वक्तव्य भी रखा है, भारत भूषण जोयाल जी, हमारी करनाल की मेयर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एडवोकेट वेदपाल जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि कविंदर राणा जी, मंच का जो संचालन कर रहे हैं अशोक सुखीजा जी, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता जी, सरदार तरलोचन सिंह जी और उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। संविधान हत्या का ये 50वां वर्ष हम याद कर रहे हैं, उस दौर को जिस दौर में हम ये सोच रहे थे कि अब कोई विपत्ति नहीं आएगी, परंतु घर बैठे बैठे परिवार के साथ भोजन करते करते, परिवार के साथ खुशी मनाते मनाते रात के 12 बजे आदेश पारित होता है और रात के 12 बजे ही लोगों को घर से यातनाएं देते हुए परिवार के सामने उनको उठा लिया जाता है। किस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर होता है, इस प्रकार का अत्याचार कि हम उसको अगर स्मरण भी करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के ऊपर सहा है। जिस अत्याचार को मात्र स्मरण करने से रोंगटे खड़े हो जाते हों, तो उनके ऊपर कितना उन्होंने सहा होगा, ये अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती। कितना बड़ा अत्याचार वो उस समय के अंदर, वो आजादी के बाद हुआ है, अपनी इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए हुआ है, एक टारगेट तरीके से हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है कि मैं हूं और कोई नहीं है। ये अहंकार था, परंतु ये भारत का लोकतंत्र है, भारत का एक पवित्र संविधान है। जिन हमारे महापुरुषों ने इस पवित्र संविधान की रचना की, हमें दिया, उन्होंने एक एक शब्द, हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित हो, उसकी संविधान की पवित्र रचना हुई है। परंतु किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए उस पवित्र संविधान को कुचल दिया गया,
उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। अभी हमारे दर्शन ब्रिज ठक्कर जी, हाँ उनके पिताजी हैं, वो अपनी, क्योंकि छोटे होंगे ब्रिज ठक्कर जी उस टाइम 16-17 साल के थे, 16-17 साल के, 16-17 साल के बालक को तो सब ध्यान में रहता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पिताजी को उठा लिया और उन्होंने बताया क्या क्या यातनाएं दी, सोच भी नहीं सकता व्यक्ति। क्या यही लोकतंत्र था? क्या हमारे आजादी के रणबांकुरों ने यही सपने देखे थे कि भारत आजाद होगा और आजादी के अंदर लोगों के ऊपर यातनाएं हो जाएंगी? क्या इसीलिए ये भारत आजाद हुआ था? परंतु बिल्कुल भी उन लोगों को उस पवित्र संविधान की, उस पवित्र लोकतंत्र की एक बार भी स्मरण नहीं किया। उन लोगों ने एक बार भी स्मरण नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से देश के एक वर्ग नहीं, नेताओं को तो जो आवाज को बुलंद करते थे उनके ऊपर तो अत्याचार किए, परंतु जो अपनी लेखनी से भी लिखते थे उनको भी उठा करके जेलों के अंदर बंद कर दिया, उनके ऊपर भी अत्याचार किए ताकि वो भी कुछ ना लिख सकें, वो लोगों को कुछ ना बता सकें। उनके ऊपर भी अत्याचार किए हैं और वो अत्याचार क्योंकि भोजन भी नहीं मिलता था, भूखे रह करके। और अभी हमारे ब्रिज ठक्कर जी बैठे हैं, इनके पिताजी को जब गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके ले गए, कहा व्यक्ति की जय बोलो। उनसे बोला गया, उनसे यातना दी गई, बिल्कुल वो इस भारत मां को प्यार करने वाले लोग, वो व्यक्ति की पूजा नहीं, वो इस भारत मां से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन उतर जाए परंतु व्यक्ति की जय नहीं बोलेगी, इस भारत मां की जय बोलेगी। भाइयों, ये वही तो मत वाले थे जिन्होंने इस देश को गुलामी की जंजीरों से काटने का काम किया है। ये वही मत वाले थे, वो नहीं समझे। उनको तो ये लगा कि ये देश हमने आजाद कराया है, परंतु जिन्होंने इस देश को आजादी दिलवाई, जिन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही, कोई यातनाएं छोटी नहीं थी, बड़ी यातनाएं सही, उन आजादी के मत वालों ने। उनको तो शायद ये ध्यान भी नहीं है। आज भी उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी अगर उसको पूछ ले कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं कि उन कुर्बानियों के बारे में भी ध्यान है, नहीं है तो किताब पढ़ ले भाई, तू किताब में से देख लेना चाहिए। वो हमारे आजादी के मत वाले जब अंग्रेज अत्याचार करते थे, अंग्रेज यातनाएं देते थे और वो अपनी आवाज को कम नहीं करते थे, अपनी आवाज को ऊंची करते थे, तो उनको गिरफ्तार करके काला पानी छोड़ देते थे। मालूम है? और ये धारणा बनी हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति काला पानी चला गया तो वो वापिस नहीं आएगा। ये परिवार को मालूम था कि अगर कोई काला पानी चला गया
तो वापिस नहीं आएगा। परंतु उनके दिलों में वो आग जल रही थी, वो आग दहक रही थी कि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें। 7 समुंदर को पार करके फिर अंग्रेजों के प्रति उस आवाज को बुलंद करने का काम करते थे जो अत्याचार अंग्रेज हमारे देश के लोगों के ऊपर करते थे। भाइयों, अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये लोग समुद्र को पार करके आ जाते हैं, किश्ती भी नहीं थी, तैर करके आ जाते हैं। कितनी यातनाएं उन लोगों ने सही हैं। कैसा वो दौर था। अंग्रेजों ने, ये सेल्यूर जेल तो अब बनी है, उस वक्त तो जेल भी नहीं थी, टापू था। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जो जेल बनाई, उन आजादी के मतवालों को, उन क्रांतिकारी वीरों को मोटी चैन से 7-7, 8-8 लोगों को बांधते थे, टापू के ऊपर छोड़ देते थे, भी अब नहीं आएंगे। ये कितना अत्याचार उन सहते थे। वो वहीं भूखे प्यासे चले जाते थे। अगर कोई मर जाता था उसको समुद्र में गिर देते थे। ये इस प्रकार का अत्याचार, और उस अत्याचार के बाद ये आजादी, आजादी के बाद वो इमरजेंसी, आप उसका अंतर देखिए। और ये बात करते हैं संविधान बचाओ की। अरे पीढ़ियों ने इस संविधान की सुरक्षा नहीं की है जो लोग संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं, उनकी पीढ़ियों ने नहीं की है। अभी चर्चा की है, अभी हमारे वीरेंद्र ज्वाल जी ने चर्चा की है। 562 रियासतें थी, 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। वो भारत मां का लाल अपनी बात के ऊपर पूरा उतरा है। एक भी रियासत को इधर उधर नहीं होने दिया। एक रियासत ही इनको मिली, जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई। आज भी उसका, हम उस रियासत से प्रताड़ित थे। आज भी हमारे देश से अलग हिस्सा था। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात बोलते हैं खड़े होकर के कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, हम उस धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। ये कौन से संविधान को बचाने की आज भी ये चौथी पीढ़ी बात करती है। आज भी उस संविधान को तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो भाइयों इनके डीएनए के अंदर शामिल है, ये पीढ़ियों से है। ये इसकी रक्षा नहीं कर रहे, ये इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इसको कुचलने का काम कर रहे हैं। अगर ये देश अगर संविधान के अनुरूप चला है, 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश इस संविधान के अनुरूप चला है। भाइयों, हम ये भी देख रहे हैं कि इन 14 वर्षों के अंदर, 2014 के बाद 11 वर्षों में असली आजाद भारत का आनंद अगर देश के लोगों ने लिया है तो अब ले रहे हैं कि ये आजाद भारत है। मैं आजाद भारत क्यों कहूंगा इसको? लगातार आजादी के बाद जो सपने देखे थे, वो सपने जिस गति से पूरे होने चाहिए थे वो सपने पूरे नहीं हुए। हमारे संकीर्ण रास्ते थे, हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आजादी के बाद भी।
अगर एक उदाहरण दूं मैं, छोटा उदाहरण, आपके यहीं पड़ोस का उदाहरण है। भारत मां के लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 लेनिंग की परिकल्पना की। पहली बार 4 लेनिंग की परिकल्पना हुई उनके समय के अंदर, और उन्होंने कहा कि हर रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी का बेटा चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, किसी का पति चला जाता है, हमें अपने रास्ते चौड़े करने चाहिए। ये हमारे ही करनाल से जो रोड निकलता है आपको मालूम है, हम इतने संकीर्ण रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, हम आजाद कहां हैं? कहीं जाम लग रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान चली गई है। हम उसी गुलामी में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी कि हमारे रोड चौड़े होने चाहिए, और 4 लेनिंग शुरू किया। दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक 4 लेनिंग शुरू किया। आप सबने देखा है, काम शुरू हो गया, गति से काम चल गया। एक शब्द और बीच में कहा कि व्यक्ति भूल जाते हैं कि इतना अत्याचार हुआ है, हम अत्याचार भी सहन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम भूल जाते हैं। अटल जी ने यह शुरू किया और उसके बाद फिर वही कांग्रेस की सरकार बन गई 2004। हम सबको मालूम है। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह मैं आजादी की बात नहीं कर रहा, यह मैं आजादी के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उस समय की भी बात नहीं कर रहा। मैं तो अभी ताजी बात कर रहा हूं कि आजादी में और स्वाधीनता के अंदर जब हम गुलाम होते हैं, गुलामी के अंदर हमारा जीवन कैसे होता है। आजादी में हम खुली हवा में सांस लेकर के जीते हैं, और गुलामी के अंदर हम भींच करके, एक शब्द है ना कि वही घुटन महसूस हो रही है, घुटन महसूस होती थी। ये गुलामी का प्रतीक है, घुटन गुलामी का प्रतीक है। और जब कांग्रेस की सरकार बनी, हम सबको मालूम है, इसी रोड के ऊपर जो काम गति से चला था वो काम धीमे हो गया, और धीमे होते होते एक समय ऐसा आ गया कि ये पूर्ण रूप से रुक गया। क्या स्थिति थी? हर रोज जाम लगते, हर रोज एक्सीडेंट होते। करनाल से अगर दिल्ली जाना था मेरे ख्याल से 6 घंटे लगते, इतना समय लगता। हम घुटन में थे, हम गुलामी के अंदर थे, हम स्वतंत्र नहीं थे। अगर स्वतंत्रता का आनंद हमें देखा तो जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, भाइयों दिल्ली से इस रोड के ऊपर आप चढ़ जाइए, अमृतसर तक आपको उतरने की आवश्यकता नहीं है। ये आजादी का प्रतीक है। ये देश बदला है, गति से बदला है, उनके सपनों का भारत बन रहा है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और आदरणीय मोदी जी ने एक टारगेट भी, संकल्प भी लिया है। ये संकल्प तभी लिया है, हमने अभी पिछले दिनों आजादी का 75वां महोत्सव मनाया जा, आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए, और मोदी जी ने संकल्प लिया कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत ये खड़ा हो जाएगा, बन जाएगा।
परंतु इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता। ये देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान होता है। जब इस प्रकार का नेतृत्व जो बिना भेदभाव के काम करता हो, जो कभी किसी से भी अन्याय न करता हो, जो न्याय की ही बात करता हो, इनके समय में तो देखा है जो ये संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं, इनके तो प्रधानमंत्री ये भी उस समय उसी संसद के अंदर सदस्य था। हम सब जानता है, पूरा देश जानता है, कभी भी संविधान की इन्होंने सम्मान नहीं किया। अरे प्रधानमंत्री आपका और देश के लोगों ने चुना है, चुना या नहीं चुना? एक एक वोट डलता है, एक एक व्यक्ति बटन दबाता है, एक एक व्यक्ति उस टाइम में तो मुहर लगाता था नहीं लगाता था? मुहर लगा करके पेटी में डालता था। ये देश का प्रधानमंत्री है, ये उनका प्रधानमंत्री नहीं था। वो एक निर्णय कर देता है, देश के हित में करता है, और ये इनका युवराज उसी लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होता है, पूरे देश के सामने पूरे देश का अपमान करते हुए उस बिल को फाड़ करके उसको ऊपर फेंक देता है। कहां इन्होंने इस संविधान की सम्मान किया है? भाइयों, हमने इस बात को समझना है। हम ये संविधान हत्या दिवस के 50 वर्ष मना रहे हैं, इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, हम इसको याद कर रहे हैं, उस दौर को याद कर रहे हैं जो देश के लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे। क्योंकि मुझे तो शायद उस समय का भी मालूम नहीं है, जब ये 75 की इमरजेंसी लगी, बहुत ही छोटा था मैं, बहुत छोटा, मुझे सुद्धि भी नहीं थी, बालक एकदम बिल्कुल छोटा था। परंतु हम बुजुर्गों से सुनते थे, बुजुर्ग हमें बताते थे कि एक एक हफ्ता चाहे बरसात पड़ रही है चाहे गर्मी पड़ रही है, चेरी के अंदर और रीख में पड़े रहा थे, घर नहीं आते, ये स्थिति थी है। कहीं में पड़े रहा थे भाई, कुछ भी जानवर आकर के खा जाए रात को। कौन सा लाइट थी? लाइट भी नहीं थी, अंधेरा था। इमरजेंसी के समय तो जहां लाइट थोड़ी बहुत 1-2 घंटा हुआ थी वो भी बंद कर दी थी। ये दौर हमारे पूर्वजों ने सहा है, यहां बैठे हैं ना सारे, जेल के अंदर पड़े रहे, इन्होंने अपने जीवन के ऊपर सहा है, अपने शरीर के ऊपर वो कष्ट सहे हैं। उनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम कि आजादी कैसे मिली है। वो तो आजादी का आनंद लिया है, उन्होंने तो आजादी का आनंद लिया है। और उसी गलत नीतियों के कारण ही आज जो उन्होंने गलत नीतियां वो खड़ी की हैं, आज उसके कारण ही इस प्रकार की स्थिति उनकी हो रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने परमट प्रथा शुरू कर दी जम्मू कश्मीर के अंदर।
कि परमट लेकर के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया जाएगा। क्या सोच थी? सोच यही थी कि इसको विदेश से अलग कर दिया जाए, यही सोच थी। परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान व्यक्तित्व के मन के अंदर पीड़ा उठी। उन्होंने कहा कि इस देश में ना तो 2 प्रधान चलेंगे, ना 2 निशान चलेंगे, और ना ये परमट प्रथा चलेगी। इसको तोड़ने का काम करूंगा, बिना परमट के जम्मू कश्मीर में जाऊंगा। और यात्रा लेकर के निकल पड़े, बिना परमट के जम्मू कश्मीर में चले गए, बिना परमट के। महाकुर्बानी देनी पड़ी, महाकुर्बानी, अपना ही जीवन देना पड़ा, बलिदान करना पड़ा, तब जाकर के परमट प्रथा समाप्त हुई। और जब वो परमट प्रथा समाप्त हुई, उसके बाद भी लंबे समय तक इस देश के अंदर 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान चलते रहे। ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है, जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते को पूर्ण करने का काम किया है कि नहीं, इस देश में 1 संविधान, 1 प्रधान और 1 ही निशान रहेगा। और भाइयों, ये बटन तो इनका दबे है, मेरा नहीं है, इन लोगों का दबे बटन है। इन लोगों ने जो बटन दबाया, साफ करके गिर दिया है, और भी गिरा गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप लोगों का तो आशीर्वाद था। मैं तो प्रणाम करता हूं इस धरती को। ये कर्ण की नगरी है, ये दानवीर कर्ण उसकी नगरी है। इसको प्रणाम करता हूं मैं, उसको दिल से नमन करता हूं। मित्रों, हमने इस कारवां को आगे बढ़ा करके रखना है, क्योंकि हमने दूसरी तरफ भी काम करना पड़ेगा। कई बार व्यक्ति अपने शॉर्ट के लिए सोच लेता है, कई बार उसके मन में ये बातें भी आ जाती हैं, कहा भाई मेरा तो काम नहीं होया, मन ने क्या करना, कहा हो जाए ना। ये नरेंद्र मोदी है जी, मैं आपको बता रहा हूं। देश के अंदर आजाद भारत की क्या कल्पना कर सकते हैं। अभी आपने देखा है पहलगाम, हमारे देश के नागरिक जो अपने परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, ये कोई वैसे नहीं हुआ, एक टारगेट तरीके से किया गया। पहलगाम के अंदर एक टारगेट तरीके से, और ये बार बार कहा भी गया कि आतंकवाद ठीक नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद की नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारी लड़ाई गरीबी की है, कि हमने गरीबी को समाप्त करना है, हमारी लड़ाई तो गरीबी के प्रति है, कि देश खुशहाल हो, ये देश मजबूत हो। हमारी लड़ाई ये नहीं है। परंतु उसका भी जवाब जाकर के जहां आतंकवाद जन्म लेता था, वहीं पर जाकर के देने का काम किया है, उस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं छेड़ा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं छेड़ा।
हम सबको इस बात को समझना होगा कि ये लोकतंत्र ये चुनाव जीतने और सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। इस बात को हमने बखूबी समझना होगा कि ये लोकतंत्र ये चुनाव जीतने या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र एक जीवन शैली है, इस बात को हमें समझना होगा। एक मूल्य प्रणाली है, इस बात को हमें समझना होगा। और हमें इस भारत को सशक्त और मजबूत बनाना होगा। और ये सशक्त और मजबूत अब तो अंतर स्पष्ट आ रहा है। 11 वर्ष देख लीजिए या उनके एक 76 शासन 55 साल रहा है। राहुल भी 55 का हो गया है। परा युवा अच्छा 55 साल और 11 साल, आपको इसमें अंतर नजर आएगा। 55 साल का कार्यकाल, 11 साल का कार्यकाल, उनको फिर भी अंतर नहीं नजर आ रहा, फिर भी किताब उठाएगा घूम रहे है? अंदर भी कुछ नहीं करता। ना बाहर रहा ना अंदर रहा ये भी नहीं पता। भाइयों, आज हम सब ऐसे समय के अवसर के ऊपर एकत्र हुए हैं जब हम इमरजेंसी के 25 जून 1975 जब हम संविधान हत्या के ये 50 वर्ष पूरे हुए हैं और हमें आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को इसके बारे में अवश्य अवगत कराना चाहिए। मैं तो बुजुर्गों से कहूंगा कि उस समय के दौर परिवार में बैठ करके बच्चों को बताने चाहिए, उनसे शेयर करने चाहिए। हम देखते हैं अपने महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का अवसर भी हमें 2014 के बाद मिला है। अपने महापुरुषों की जयंतियों को हम इसीलिए मनाते हैं कि हम उस दौर को याद करें जो उन्होंने जिया है, जो उन्होंने भुगता है और उन्होंने कहीं ना कहीं कुर्बानियां दे करके इस देश और राष्ट्र की रक्षा की है, इस मानवता की रक्षा की है, अपने आप को उसमें जलाया है, अपने आप को तपस्या की है, अपने आप को जो बोलते हैं कि भस्म किया है, तब हम सब के लिए सुख की सांस उन्होंने दी है। हमें इसीलिए हम उनको याद करते हैं ताकि वो इतिहास, वो दौर आने वाली पीढ़ियों को भी वो ध्यान में रहे, उनको याद रहे। हम देखते हैं कि यही तो भारत है जिस भारत में दुनिया से इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी है, जिसकी 3 पीढ़ियों ने कुर्बानी दे दी हो। दी है नहीं दी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्र, चारों साहिबजादे, 3 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी हो
इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और इनकी 4 पीढ़ियां ने है? यही अंतर है, यही अंतर है। आज का यह स्मृति समारोह केवल अतीत को याद करने के लिए नहीं है, यह हमें भविष्य के लिए तैयार करने का अवसर भी है। हमें इसको समझना है। हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहां लोकतंत्र हमेशा फलता फूलता रहे। हमें जहां स्वतंत्रता की लौ हमेशा जगती रहे, ऐसा रास्ता हम सब ने बना करके जाना है, जहां भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र के रूप में विश्व में हमेशा चमकता रहे। हमने ऐसे भारत का निर्माण करना है। मैं इसी के साथ ही आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।